आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट की क्लास चल रही है। सीडीपी स्पेशल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको सीडीपी यानी बाल विकास का जो सिलेबस लिखवाया हूं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, संज्ञान एंड संवेग। बिल्कुल अच्छे से हम लोग कॉग्निटिव एंड इमोशन को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपका सब के सब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। तो एक एक पॉइंट को खूब अच्छे से समझिएगा। इसके पहले 7 क्लास बिल्कुल बेसिक से मैं कवर करा चुका हूं। उन क्लासेस को आप लोग नहीं देखे हैं तो द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके उन क्लासेस को खूब बढ़िया तरीके से देख लीजिए ताकि आपका सब के सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि बेहतर तरीके से चीजों को एक तरह सीक्वेंस में सीखते हुए आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आज हम लोग संज्ञान अंग संवेग को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। और जो बच्चे बीएड में संज्ञान एंड संवेग को पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, एक तरीके से उनके लिए रिकॉल होगा, रिवीजन होगा। और जो बच्चे नए हैं, अगर मान लीजिए बीएड में रेगुलर क्लास नहीं किए हैं, तो वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, तो चीजें बेहतर रूप में आप लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए। और हाँ, इसके पहले जो क्लासेज हो चुकी हैं उनको जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संज्ञान की। तो संज्ञान क्या होता है सर, संवेग क्या होता है सर? तो जब बात आती संज्ञान की ना, तो जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो संज्ञान का बिल्कुल उसके अंतर्गत अभाव होता है। बिल्कुल जन्म के समय संज्ञान बिल्कुल अभाव होता है, यानी उसके अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास हुआ ही नहीं रहता है। तो संज्ञान का अर्थ फिर क्या होता है सर? तो संज्ञान का अर्थ होता है तर्क करना, संज्ञान का अर्थ होता है कल्पना करना, संज्ञान का अर्थ होता है बुद्धि का उपयोग करना। तो संज्ञान के ये तरीके से इन सबके पार्ट है संज्ञान के, ये तर्क करना, बुद्धि, उसके बाद कल्पना करना, तो ये सब संज्ञान के पार्ट हैं। देखिए, किसी भी समस्या को अपने अनुसार ढाल लेना, किसी समस्या को अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सॉल्व करना ही संज्ञान है। तो कहोगे सर संवेग क्या है? तो संवेग जो होता है ये कह सकते हैं हमारे बॉडी में एक प्रकार का तनाव है। ठीक है, किसी भी समस्या को सॉल्व करने की जो हमारी उत्तेजना अवस्था होती है, तो ये होता है संवेग और ये होता है संज्ञान। इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन जानते रहिएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और संज्ञान संवेग को और अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है संज्ञान, इसकी बात करेंगे। तो संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, संज्ञान एक क्या होता है, ये मानसिक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, तर्क, चिंतन ये सब समाहित होते हैं। जो आपका कॉग्निशन होता है ना, ये मेंटल प्रोसेस है और जिसमें किसी वस्तु को याद करने, किसी को कल्पना करने या फिर तर्क करने, चिंतन, ये सब तत्व इसमें समाहित होते हैं आपके संज्ञान में। तो संज्ञान से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और यदि अगर संज्ञान को अच्छे से नहीं समझे रहेंगे तो जब भैया हम पढ़ेंगे जीन पियाजे साहब को, तो वहां पे जीन पियाजे साहब को समझने में आपको डिफिकल्टी आएगी। तो संज्ञान को यहाँ खूब अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि संज्ञान से ही संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट होता है। तो संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु के बारे में हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, स्मृति करते हैं, तर्क चिंतन करते हैं। तो ये सब संज्ञान के पार्ट होते हैं और ये होता है आपका संज्ञान। ठीक है, आइए अब इसी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संज्ञान क्या होता है? तो संज्ञान में कोई भी सूचना जो संग्रहित कर कर उस पर चिंतन करने के बाद उस समस्या का समाधान प्रयोग किया जाता है। यानी संज्ञान का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो किसी समस्या के समाधान करने में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग कॉग्निशन संज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो इसको अच्छे से समझते रहिएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट समझने वाली है। एक सर संज्ञान क्या होता है? तो संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। जन्म के समय संज्ञान का बिल्कुल अभाव रहता है और संज्ञान में स्मृति, तर्क, चिंतन ये सब करने की क्षमता होती है। इसे हम संज्ञान कहते हैं। आइए अब थोड़ा सा संज्ञानात्मक विकास के बारे में बच्चे आप समझिए कि सर संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो संज्ञानात्मक विकास जो भैया डेवलप होता है तो संज्ञानात्मक योग्यता से डेवलपमेंट होता है। यानी संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य संज्ञानात्मक योग्यता से। और संज्ञानात्मक योग्यता में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो जैसे चिंतन, बुद्धि, कल्पना, तार्किक, ये सब जो क्षमताएं होती हैं इनको हम संज्ञानात्मक योग्यता कहते हैं। जैसे किसी वस्तु के लोग के हम चिंतन कर रहे हैं, या फिर किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर हम कल्पना कर रहे हैं, नई नई चीजों को, सृजनात्मकता यानी कल्पना, किसी चीज को बनाने के लिए हम कल्पना कर रहे हैं, या फिर किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले हम तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो ये सब संज्ञानात्मक योग्यता के अंतर्गत आएगा। अगर आपके अंदर संज्ञानात्मक योग्यता डेवलपमेंट हो गई है तो संज्ञानात्मक विकास भी भैया सामान्य सी बातें हैं, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक योग्यता से। संज्ञानात्मक योग्यता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो चिंतन, बुद्धि, कल्पना, तार्किक आदि ये सब आते हैं संज्ञानात्मक योग्यता के अंतर्गत। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा।
आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इसे समझिए। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज लिखता हूं, और जब मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाया था, यानी विकास के सिद्धांत पढ़ाया था, तो बताया था जो आपका डेवलपमेंट होता है ये हेरिडिटी एंड आपके इन्वायरमेंट दोनों से मिलके बनता है। ठीक है, तो जब संज्ञानात्मक विकास जो भी है डेवलपमेंट आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से मिलके बना है, तो संज्ञानात्मक विकास को आनुवांशिकता डेवलप प्रभावित करेगी। मान लीजिए किसी के देखते हैं माता पिता अगर थोड़ा सा पढ़े लिखे रहते हैं, तो उसके बच्चे भी क्या होते हैं, तर्क वितर्क करने में उनकी क्षमताएं तेज होती हैं, ये स्वभावतः देखने को मिलता है। और वातावरण, आपको पता है कि भैया जिस भी आप इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसका प्रभाव बालक के विकास पे पड़ता ही पड़ता है। और जब बालक के विकास पे भैया आपके इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ेगा, तो संज्ञानात्मक विकास, उसके तर्क सोचने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता भी उसको एक तरीके से प्रभावित करेगा संज्ञानात्मक विकास को। उसके बाद आयु कैसे प्रभावित करती है, ध्यान समझना। जो संज्ञानात्मक विकास को आयु कैसे प्रभावित करती है, मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 वर्ष का बालक है और यहाँ पे मान लीजिए कोई 10 वर्ष का बालक है, तो 10 वर्ष के बालक की तो आप देखेंगे थोड़ा सा जो कॉग्निशन डेवलपमेंट हुआ रहेगा, उसके संज्ञानात्मक जो विकास हुए रहेंगे अलग होंगे। और जो 10 वर्ष का बालक है उसके सोचने तर्क करने की क्षमता अलग होगी। तो आयु भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। शिक्षा, ये तो भैया 110% इसको प्रभावित करती ही करती है, और एक तरीके से संचार के माध्यम भी प्रभावित करते हैं। और शिक्षा कैसे प्रभावित करती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति एकदम नहीं पढ़ा लिखा है, तो तर्क करने की क्षमता भी तीनों लोगों में अलग अलग होगी, तो शिक्षा भी इनको प्रभावित करती है। और जो देखिए अगला पॉइंट है संचार के साधन। अब ये बताइए, मान लीजिए कोई व्यक्ति, यहाँ पे मान लीजिए 3 पर्सन है, एक पर्सन को आप बिल्कुल 0% समाज से कट कर दिए, बिल्कुल उसे कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह नहीं दे रहे हैं। एक व्यक्ति उसे 50% न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए दे रहे हैं, या फिर कोई नई चीज सीखने का मौका दे रहे हैं। कोई व्यक्ति से 100% आप घुलने मिलने समाज में दे रहे हैं, जिसे कोई नई नई वस्तुओं को अडॉप्ट करने का मौका दे रहे हैं। तो बताइए किसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता ज्यादा होगी। कहोगे सर जो सी वाला पर्सन है ये ज्यादा कोई चीज तर्क करेगा, सोचेगा। तो संचार के साधन भी आपके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते ही करते हैं, तो इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा। अगर एक बार समझ गए हैं संज्ञानात्मक विकास को तो यस करिए, हाँ सर संज्ञानात्मक विकास को हम लोग समझ गए, संज्ञान क्या होता है इसे समझ गए हैं। फिर इसी के बाद आने वाली क्लास में हम लोग अपने महान जीन पियाजे साहब को पढ़ेंगे, और वो क्लास कोई भी बच्चे मिस मत करना। देखिए अभी जो 8 चैप्टर है अगर इसे कवर कर ले रहे हैं तो सीटेट का ये समझिए आप सीडीपी का आप 35 से लेके 40% पोर्शन कवर कर लिए हैं। और सीडीपी अगर कवर कर लिए है ना, तो ये सब सब्जेक्ट में थोड़ा बड़ा मिला जुला रहता है। उसके बाद जैसे ही आप 3 चैप्टर और डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और आपके कोहलबर्ग, तो ये जो पोर्शन है भैया ये हो जाएगा 80% आप सिलेबस को कवर कर लेंगे। और जो आपका 20% और बचेगा वो एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गया, उसके बाद आपका आरटीई हो गया, राइट टू एजुकेशन, ये सब पॉइंटों को हम लोग कवर करके सिलेबस समाप्त कर लेंगे। तो जो 3 क्लास आने वाली है इसके बाद जीन पियाजे पे, जीन पियाजे के नैतिक विकास को पढ़ेंगे, जीन पियाजे को हम लोग संज्ञानात्मक विकास को पढ़ेंगे, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो उन क्लासेस को अच्छे से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। चलिए आइए संज्ञान जो बच्चे कह रहे हैं ठीक है या समझ गए, बहुत अच्छी बात है। संज्ञान क्या होता है, यह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी अपने एक तरीके से ना अपने किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो हम तर्क करते हैं, जो चिंतन करते हैं, जो कल्पना करते हैं, तो वो संज्ञानात्मक के अंतर्गत ये सारी पॉइंटें आएंगी, इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए आइए अब बात आएगी सर संज्ञान क्या होता है, ठीक है। अरे सर संवेग क्या होता है, सर इमोशन क्या होता है, इस पॉइंट को बेहतर रूप से समझाइए। जैसे बीएड में मैं इमोशन को समझाया तो वैसे यहां भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इमोशन क्या होता है, तो कह रहा भैया इमोशन भावों की अभिव्यक्ति को संवेग कहते हैं। यानी जो भी हमारे भाव हैं, जो भी एक तरीके से जो भी हमारे सिचुएशंस है, उनको जब हम व्यक्त कर रहे हैं उन्हें ही संवेग कहते हैं। एग्जांपल देने जा रहा हूं, समझ लीजिएगा। मान लीजिए आप कोई रिश्तेदारी गए, ठीक है, आप मान लीजिए कोई रिश्तेदारी गए, आपको ना ही चाय पानी पूछा गया, ना ही आपको बिल्कुल चारपाई दिया गया बैठने के लिए, तो आपके अंदर भैया जो संवेग डेवलपमेंट होगा ना, वो घर पे आएंगे, मम्मी से शिकायत करेंगे कि वहां पे गए, बिल्कुल हमें कुछ भी पूछा नहीं गया, हमको एक तरीके से हमारा सम्मान नहीं किया गया। तो ये क्या है, ये संवेग ही तो है। यानी हमारे बॉडी में जो तनाव है, जो हमारी मानसिक स्थिति तनाव में है, उसे हम जो अभिव्यक्त जो व्यक्त कर रहे हैं उसे ही संवेग कहेंगे। और ये संवेग सुखद और दुखद दोनों हो सकते हैं। यानी संवेग जो होते हैं पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। यानी संवेग जो होते हैं वो रागात्मक और द्वेषात्मक दोनों होते हैं। रागात्मक को पॉजिटिव संवेग कहते हैं, द्वेषात्मक को निगेटिव संवेग कहते हैं, निगेटिव इमोशन कहते हैं। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। जो रागात्मक संवेग होता है इसे पॉजिटिव संवेग कहते हैं, जो द्वेषात्मक संवेग होता है इसे निगेटिव संवेग कहते हैं।
तो अगर आप कहीं गए, आपको भैया अच्छे से पानी दाना दिया गया, आपको जब आने लगे तो 100-50 आपको पकड़ा भी दिया गया ना रिश्तेदारी से, तो मम्मी से आएंगे खूब हंस-हंस के कहेंगे कि वहां गए, बिल्कुल उल्लास करके व्यक्त करेंगे कि हाँ मम्मी गए, हमको पैसा वैसा भी मिला, हमको भैया चाय पानी भी मिला। तो यानी ये रागात्मक संवेग है। मम्मी से आप अच्छे से बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन अगर गए आपका अपमान हुआ है रिश्तेदारी में, तो आके मम्मी से बिल्कुल रो के बताएंगे, बिल्कुल एक तरीके से निराश होकर बताएंगे। तो ये द्वेषात्मक संवेग है, निगेटिव संवेग है। तो संवेग जो होता है भाव को अभिव्यक्त करने का एक जरिया होता है, एक उसे ही संवेग कहते हैं। इसको जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब महान 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 राव साहब क्या कहते हैं, इन्होंने संवेग पे बहुत कार्य किया। ये संवेग के बारे में क्या कहते हैं कि इमोशन चेतना या फिर इमोशन मानसिक स्थिति की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व यानी जिसमें पॉजिटिव इमोशन की प्रधानता हो। वैसे संवेग जो होते हैं रागात्मक द्वेषात्मक दोनों होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन ये कहते हैं संवेग जो होता है भैया ना, अगर हम बहुत ज्यादा खुश होंगे तभी किसी से अच्छे से बातें करेंगे, किसी को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। ये कहते हैं रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। और ये देखा भी जाता है, जो वैलेंटाइन होते हैं ये भी यही कहते हैं कि जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तब संवेग उत्पत्ति होती है। यानी जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, किसी के गुणों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, तभी उसको सम्मान देते, तभी उसको उसे बातचीत करते हैं, तभी अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं। ये बात कहते हैं आपके वैलेंटाइन साहब। इतना इसके बारे में समझ जाइए। अभी और भी चीजें बताऊंगा संवेग से रिलेटेड, पहले इतना अगर समझ गए हैं संवेग से रिलेटेड तो अच्छे से यस करिए कि हाँ सर इमोशन समझ गए हैं, कि हमारे जो भी भाव हैं उनको व्यक्त करना ही भैया संवेग होता है, इमोशन होता है। और जो संवेग होता है ये सुखद और दुखद दोनों हो सकता है। जब संवेग सुखद होगा तो हम उल्लास करके व्यक्त करेंगे, यानी हंस के व्यक्त करेंगे, यानी खुशी से व्यक्त करेंगे। जब संवेग दुखद होगा तो हम इसे रो कर व्यक्त करेंगे, यानी इसे निराशा होकर व्यक्त करेंगे। ये समझ गए तो यस करिए, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों डिफिनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इस पॉइंट को समझ लीजिए, इसमें निरंतरता का गुण भी पाया जाता है तथा संवेग का स्वरूप अक्सर अभिप्रेरणात्मक होता है, यानी ये मोटिवेशन से प्रेरित होता है। जैसे मैं अभी मान लीजिए आपको खूब ज्यादा आपके अंदर चाबी भर दिया, मोटिवेट कर दिया कि बच्चे तुम ये कर सकते हो, तुम आगे जा सकते हो, तुम चांद पे जा सकते हो, तुम चंद्रमा को ला सकते हो, तुम अच्छा सीटेट में स्कोर कर सकते हो, तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाएगी, रागात्मक संवेग की यानी पॉजिटिव संवेग की वृद्धि हो जाएगी। हाँ सर मैं कर सकता हूं। आप बेहतर तरीके से सीटेट की तैयारी करोगे, बेहतर तरीके से रिजल्ट ले आओगे। यानी संवेग का जो स्वरूप होता है ये एक तरीके से मोटिवेशन से प्रेरित होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जानते रहिएगा। और ये निरंतरता, इसमें कोई ना कोई संवेग पाया ही जाता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से आप लोग समझते रहिएगा। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संवेग में तीन तरह के तत्व होते हैं, एक होता दैहिक तत्व, एक होता संज्ञानात्मक, एक होता व्यवहारात्मक। अच्छा दैहिक तत्व कौन सा होता है? जैसे अगर मैं आपको बहुत ज्यादा डांट दिया तो आपकी हृदय की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बीपी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, श्वसन गति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, रक्तचाप आपका जो कि भैया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये दैहिक तत्व हो गया जो शरीर से रिलेटेड होता है। तो संवेग जो भैया दैहिक होता है, इसमें आपकी हृदय की गति, श्वसन गति, रक्तचाप वगैरह बढ़ जाते हैं। और संज्ञानात्मक तत्व क्या होता है? जैसे मैं आपको कोई बात बता दिया तो आप उस पर चिंतन करेंगे, ठीक है, चिंतन करके निष्कर्ष निकालेंगे, तो वो हो जाएगा संज्ञानात्मक तत्व, हो जाता संवेग का। और व्यवहारात्मक तत्व होता है संवेग का, जैसे हाव भाव। मैं आपको बहुत ज्यादा डांट दिया, आप गुस्से से लाल पीयर हो गए, ठीक है, या आप कैसी ऐसी कोई ऐसी बातें बोल दिए, मैं गुस्से से बहुत ज्यादा लाल पीयर हो गया, तो ये हाव भाव बदल गया। हमारी शारीरिक अभिव्यक्ति, यानी मैं आपको भैया एकदम एक तरीके से आपको डांट रहा हूं, कोई टीचर आपको मान लीजिए पीटने लगा तो उसका शारीरिक अभिव्यक्ति, आवाज में उतार चढ़ाव, कोई डांटते 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 बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, तो ये व्यवहारात्मक तत्व हो गए संवेग के। तो इतना अच्छे समझते रहिएगा। संवेग के तीन तत्व होते हैं, एक होता है दैहिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। दैहिक में आपके शरीर में परिवर्तन आता है, उसके बाद संज्ञानात्मक में आप किसी चीज के बारे में तर्क वितर्क करके निर्णय लेते हैं, और व्यवहार परक आपके ये भी शरीर से रिलेटेड ही होता है। आपके एक तरीके से आपका बात करने का तरीका बदल जाता है, शारीरिक अभिव्यक्ति यानी आपके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा, गुस्से में हो जाएंगे, हाव भाव आपका बदल जाएगा, तो ये व्यवहारात्मक तत्व हो जाते हैं। और जो प्रमुख संवेग कौन कौन से होते हैं, इसे आप मूल संवेग भी कह सकते हैं। डर हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, प्यार हो गया,
अनुराग हो गया, हर्ष, उल्लास, ये सब जो होते हैं ये प्रमुख संवेग होते हैं, मेन इमोशन यही सब होते हैं। तो अगर पूछा इनमें से इमोशन कौन है, तो अगर ऑप्शन में डर, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्यार, अनुराग, हर्ष, उल्लास है, तो इनमें टिक करना, इनमें से कोई एक जो होंगे तो वो संवेग होते हैं। और संवेग के विकास में दो महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं, वो है परिपक्वता और सीखना। जैसे आप कहते हैं संवेगात्मक विकास कैसे होता है, अगर आप मेच्योर होते जाएंगे तो अपने संवेग पे आप कंट्रोल पाएंगे। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा उकसा रहा तब उकसाएंगे नहीं। जैसे मैं अभी मान लो क्लास ले रहा हूं, कोई मान लीजिए कोई इसमें अदर पर्सन आके कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो मैं अपने संवेग को कंट्रोल करूंगा, क्योंकि एज ए टीचर हमेशा अपने आप को इमोशन को कंट्रोल करके रखना है। अगर आप अपना इमोशन खो देंगे तो बच्चे भी अपना इमोशन खो देंगे, वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई अपशब्द बोल भी रहा है तो अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखिए, और ये तभी आएगा जब आपके अंदर परिपक्वता, मेच्योरिटी डेवलप होगी। और संवेग का परिपक्वता, संवेग का विकास तब होगा जब आप सीखते रहेंगे तो अपने इमोशन पे आप कंट्रोल पा जाएंगे। तो संवेग के विकास में दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, परिपक्वता और सीखना। मैच्योरिटी एंड लर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में बना रखिए। बिल्कुल फैक्ट आपको बता रहा हूं, तो इन पॉइंटों को दिमाग में बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने जा रही है, यहां से क्वेश्चन भी बनता है, संवेग की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। संवेग में व्यापकता पाया जाता है। कहोगे सर जी संवेग में व्यापकता कुछ समझ में नहीं आया। जैसे अगर मान लीजिए ये आप हो और यहाँ पे मान लीजिए आपका छोटा भाई है कोई, ये छोटा भाई आपको बहुत ज्यादा चिढ़ा दिया, बहुत ज्यादा आपको परेशान कर दिया, तो आपकी मानसिक स्थिति तो एक तरीके से विकृत होगी, मानसिक स्थिति तो डिसबैलेंस होगी। उसके साथ साथ आप हाथ पैर भी चलाने लगेंगे अपने छोटे भाई पर, दो तीन थप्पड़ भी जड़ देंगे कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो। तो संवेग में व्यापकता होती है। संवेग तो उत्पन्न होता है आपके दिमाग से, लेकिन आपके पूरे बॉडी का कंट्रोल एक तरीके से चला जाता है। इसीलिए मेरे भाई संवेग में व्यापकता पाई जाती है। और एज ए टीचर मैं आपको हमेशा कहूंगा, जहां कहीं भी आप पढ़ाइएगा और जिंदगी में जहां कहीं भी रहिएगा, अपने संवेग को हमेशा कंट्रोल करके रखिएगा। अगर आप अपने संवेग पे कंट्रोल करना पा गए तो जीवन में आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। उकसाने वाले आपको बहुत उकसाएंगे, छोटी छोटी पॉइंट आपको ऐसी बोलेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे से बुरा लगेगा, लेकिन उनको मैनेज करिएगा, क्योंकि वो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। तो उनको छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, तो संवेग में आपको संवेग पे अपना कंट्रोल जरूर स्थापित करिए। तो संवेग में व्यापकता पाई जाती है, शुरू होता है आपके पूरे मस्तिष्क से, लेकिन पूरे बॉडी तक चलता है। ये एग्जाम्पल मैं बता दिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद परिवर्तनशीलता, संवेग बदलते रहते। जैसे आप 24 घंटा गुस्से में नहीं रह सकते ना, कहोगे सर जी नहीं, तो संवेग बदलते भी रहते हैं। इसकी ये भी विशेषता है। संवेग सुखद या दुखद हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका आज रिजल्ट निकला है तो बहुत ज्यादा खुश हैं, मम्मी को जाके बिल्कुल लड्डू उड्डू लेके जाएंगे, मम्मी को कहेंगे, पापा को बताएंगे कि पापा मैं पास हो गया, मम्मी मैं पास हो गई, भैया मैं पास हो गया, दीदी मैं पास हो गई, बुआ मैं पास हो गई, मामी मैं पास हो गया, मामा मैं पास हो गया, जितने भी रिश्तेदारी हैं सबको बता डालेंगे। मौसी में पास हो गया, मौसा में पास हो गया, ठीक है। तो सबको बता डालेंगे। तो ये सुखद संवेग हो गया। दुखद संवेग क्या है, अगर मान लीजिए रिजल्ट आया और आपका बाई चांस मान लीजिए रिजल्ट गड़बड़ा गया किसी बालक का, तो वो बिल्कुल पापा से जाएगा और कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा, या फिर कहेगा कि कॉपियां जो टफ आई थी या फिर एग्जाम में अच्छे से लिख नहीं पाए, तो बहाना बनाएगा। ये दुखद संवेग हो गए। तो संवेग सुखद और दुखद दोनों होते। संवेग अनिश्चितता होती। संवेग में भैया कोई अस्थायी तो नहीं होता। जैसे संवेग कोई ये नहीं ना कि हम 12 ही बजे आएंगे आपके दिमाग में, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मान लीजिए आपके संवेग जो होता है कब उत्पन्न होगा, ये डिपेंड करता है आपके सामने वाला व्यवहार कैसा कर रहा है। अगर मान लीजिए सामने वाला आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आप उससे अच्छे से बातें करेंगे। सामने वाला को गाली गलौज करने लगा तो तुरंत संवेग उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं ना कि आप 12 बजे या 1 बजे संवेग उत्पन्न होता नहीं। तो संवेग में अनिश्चितता होती है। संवेग डिपेंड करता है आपके सामने वाला आपसे व्यवहार कैसा कर रहा है। शारीरिक परिवर्तन, जब संवेग आता है तो बॉडी में बिल्कुल चेंजेस हो जाते हैं, शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। इस पॉइंट को भी जानते रहेगा। संवेग की दशा में बुद्धि काम नहीं करती। और बच्चे याद रखना मेरी बात, जो बच्चे संवेग पे कंट्रोल कर लिए वो अपने बुद्धि पे भी कंट्रोल करेंगे। यानी अगर आपको कोई उकसा रहा है, कोई बोलने के लिए मजबूर कर रहा है, तो मत बोलिए, सही समय पे उसका जवाब दीजिए, लेकिन उस समय उसका जवाब मत दीजिए, वरना आप भैया कोई गलत डिसीजन ले लेंगे। तो संवेग की दशा में बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती, बिल्कुल बुद्धि नष्ट हो जाती। इस तरीके से समझते रहिएगा। संवेग को जागृत करने के लिए भावनाओं का होना आवश्यक है। अगर भावनाएं नहीं है ना तो बिल्कुल संवेग उत्पन्न होगा ही नहीं होगा। अगर आपको रोना है तो रोने जैसा भाव उत्पन्न करना पड़ेगा, तभी आप रो पाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं डीजे बज रहा वहीं आप रोना चाहें तो नहीं रो पाएंगे। तो संवेगों के लिए भाव होना भी जरूरी है। अगर 10 लोग मुंह गिरा के बैठे हैं, आप भी चले गए तो आपका भी मुंह गिर जाएगा।
तो इस प्रकार से समझिए संवेग के लिए भावना का होना भी जरूरी है, ये जानते रहिएगा। संवेग व्यक्तिगत होता है, किसी में संवेग अगर आता है तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाता है, कोई में संवेग आता है तो बहुत ज्यादा नॉर्मल रहता है, कोई संवेग आ जाता है तो बहुत वायलेंट करता है, तो संवेग व्यक्तिगत भी होता है। अगला पॉइंट जो है ये समझने वाली पॉइंट है, संवेग के कारण कोई न कोई क्रिया अवश्य होती है। अगर मम्मी को आप गुस्सा दिला दिए तो सांझ तक जरूर आपको डंडा उंडा चला के मारेंगी, या फिर जैसे भी पा गई मौका तो मारेंगी जरूर। ये बचपन में होता था, किशोरावस्था में। अब फिलहाल मम्मी पापा कहाँ किसी को पीटते हैं, लेकिन अगर मम्मी को गुस्सा आ गया, संवेग उनका उत्पन्न आप छेड़ दिए उनके संवेग के साथ, उनको बहुत ज्यादा चिढ़ा दिए, तो सांझ तक जरूर आपको पीट देंगी। तो संवेग के कारण परिणाम आवश्यक है। जैसे अगर आप टीचर को क्लास में, ऑफलाइन क्लास में अगर उकसा दिए, तो भैया वो कोई ना कोई बहाना, टेस्ट का बहाना लेके, चाहे पेपर सोल्यूशन का क्वेश्चन देके, लास्ट तक क्लास के एंड होते होते जरूर एक आध पड़ाका मार देगा। यानी अगर संवेग उत्पन्न हुआ तो क्रिया होना आवश्यक है ही है। अगर आपके सामने वाला आपको बहुत अड़बी तड़बी, मतलब बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा है, अरबी तड़बी में बतिया रहा है, आपको बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, तो जरूर है कि आप उसको या तो एक आध पड़ाका मार दें, या फिर आप उसको क्या करेंगे, तो उसको कहेंगे तुम हट जाओ मेरे सामने से, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। तो संवेग के कारण परिणाम आवश्यक है, कोई ना कोई क्रिया होगी ही होगी। तो इतना अच्छे से जानते रहिएगा। अब संवेग के प्रकार को हम लोग समझ लेते हैं, और ये मैकडूगल साहब ने 14 मूल प्रवृत्तियों के सापेक्ष कुल 14 संवेगों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन बनता है मैकडूगल जी के अनुसार कितने संवेग थे, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए कि सर मैकडूगल जी के अनुसार 14 संवेग थे। उन्होंने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग, 14 इमोशन बताया था, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक संवेग एक एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। और कौन से 14 संवेग हैं ये थोड़ा थोड़ा जानते रहेगा। सबसे पहले पलायन या भागना, ये मूल प्रवृत्ति है, और भय आपका संवेग है, यानी डर आपका संवेग है। इसको अच्छे से जानते रहेगा, जो आपका भय है, डरना, ये संवेग है। युद्ध प्रियता, यानी आपको युद्ध प्रेम है, युद्ध से युद्ध लड़ना प्रेम है, लेकिन जो क्रोध है भैया ये संवेग है। आप कहोगे मूल प्रवृत्ति और संवेग में थोड़ा अंतर बता दीजिए। वैसे बीएड में मैं ये अंतर बताया हूं, कुछ बच्चों को पता होगा। जो मूल प्रवृत्ति होती है बच्चे, ये परमानेंट होती है, ये मूल प्रवृत्ति बच्चे अस्थायी होती है। लेकिन ये बच्चे क्या होती है सर, ये अस्थायी होती है। संवेग जो होता है ये आता है चला जाता है, लेकिन मूल प्रवृत्ति आपके अंदर पड़ी रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो इससे जान सकते हैं मूल प्रवृत्ति अस्थायी होती है, संवेग अस्थायी होता है, ये परमानेंट होता है, ये परमानेंट नहीं होता। चलिए उसके बाद अप्रियता, कोई आपको प्रेम लग भी सकता है किसी से प्रेम नहीं भी कर सकते, तो अप्रियता क्या है, ये मूल प्रवृत्ति है, लेकिन घृणा करना ये आपका संवेग है। अब ऐसा नहीं कि जिंदगी भर किसी से आप नफरत ही करते रहें, नहीं, समय के साथ, कहते हैं ना समय के साथ घाव भर जाते हैं, तो समय के साथ जिसे घृणा कर रहे हैं उनसे आप प्रेम भी करने लगेंगे, तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद शिशु रक्षा, आप मेरे भाई कोई ऐसा बालक कितना खूंखार आदमी क्यों ना हो, लेकिन वो शिशु रक्षा की एक तरीके से उसके अंदर भावना होती है, तो वो मूल प्रवृत्ति है। वात्सल, यानी शिशु की कामना, एक एज तक ही आप शिशु की कामना कर सकते हैं, तो ये वात्सल जो होता है ये संवेग होता है। इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इन एक एक पॉइंट को। उसके बाद जो होता है संवेदना शरणागति, ठीक है, यानी शरणागति जो है ये मूल प्रवृत्ति है, लेकिन आपका जो कष्ट है, कष्ट हमेशा जिंदगी भर नहीं रहता, तो ये है क्या, ये है आपका एक तरीके संवेग है। उसके बाद काम यानी सेक्स, ये मूल प्रवृत्ति, सबके अंतर्गत भैया सेक्स की भावना रहती है, काम की भावना रहती ही रहती है, लेकिन कामुकता, अब ऐसा नहीं कि हमेशा आप सेक्स घूमते ही रहे कि हमें सेक्स मिले, नहीं, ये समय के साथ आता है, समय के साथ चला जाता है। मेच्योरिटी के लेवल में भैया सेक्स उत्पन्न होता है, और एक एज तक, प्रौढ़ावस्था तक ये रहता है। उसके बाद देखते हैं कि वृद्धावस्था तक जाते जाते समाप्त हो जाता है। तो जो कामुकता है ये संवेग है, लेकिन जो काम है, जो सेक्स है, ये मूल प्रवृत्ति होती है। उसके बाद जिज्ञासा, किसी चीज को जानने के लिए जिज्ञासा, कुतूहल, आप क्या ना क्यूरियोसिटी, ये जिंदगी भर रहती है जिज्ञासा, लेकिन आश्चर्य कभी कभी आता है। जैसे अब आप मान लीजिए हाई स्कूल में पास हो गए, तो आप मम्मी से आए, पूरा बताएं कि मम्मी मैं पास हो गया, मम्मी कहेंगे चलो बच्चे ठीक है। फिर आप 10 मिनट बाद आए, फिर कहोगे मम्मी मैं पास हो गया, मम्मी कहेंगे चलो 2 बार हो गया, ठीक है। फिर तीसरी बार आओगे, कहोगे मम्मी मैं पास हो गया, फिर मम्मी कहेंगे अब चुप हो जा, नहीं मरबू करेंगे। यानी हमेशा नहीं ना आश्चर्य करोगे, कि आश्चर्य हमेशा नहीं रहेगी कि मैं पास हो गया। तो आश्चर्य जो होती है वो भैया कम समय के लिए होती है, ये संवेग होता है, लेकिन किसी चीज को जानने की जिज्ञासा जिंदगी भर रहती है। आत्महीनता जो होती है ये एक तरीके से आपका जो कि मूल प्रवृत्ति होती है, लेकिन अधीनता का भाव, किसी के अंतर्गत अधीनता का भाव, ये संवेग होता है।
आत्म प्रदर्शन और श्रेष्ठता का भाव। आत्म प्रदर्शन क्या होता है, तो कहोगे सर ये मूल प्रवृत्ति होती है, और श्रेष्ठता की भावना, हमेशा दूसरे श्रेष्ठ बनने की जो भावना होती है, ये एक तरीके से संवेग होता है। और सामूहिकता, आप भैया समूहों में रहना पसंद करेंगे जिंदगी भर, लेकिन एकाकीपन, आप जिंदगी भर अकेला रहना पसंद करेंगे नहीं। तो एकाकीपन जो होता है ये होता है ये होता है संवेग, और जो सामूहिकता होती है ये होता है आपका मूल प्रवृत्ति। भोजन अन्वेषण, भोजन अन्वेषण यानी भोजन खोजने की जिंदगी भर, यानी आप भैया पेट भरा हो या ना भरा हो, भोजन हमेशा खोजते रहेंगे, लेकिन भूख हमेशा लगेगी। मैं अभी आपको 10 रसगुल्ला दे दिया, उसके बाद मैं आपको रसमलाई दिया हूं, च्यवनप्राश दूं, खाओगे? कहोगे सर जी नहीं, रहने दीजिए, मेरा पेट भर गया। यानी भूख भैया संवेग है, लेकिन भोजन खोजने की जो क्षमता होती है, भोजन खोजने की जो गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मूल प्रवृत्ति होते हैं। ये बताए थे आपके प्यारे मैकडूगल। संग्रह, संचय या संग्रह, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये हो जाए, मैं संग्रह कोई चीज करता हूं, तो ये क्या है, ये जिंदगी भर चलता है कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए। ये भैया आपका संचय, ये संग्रह है। लेकिन अधिकार की भावना जो होती है, ये मूल प्रवृत्ति होती है। रचना, आप किसी भी चीज को हमेशा बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नई वस्तु, आप कोई नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो ये आप हमेशा कोई चीज कंस्ट्रक्ट करने में हमेशा आपकी रुचि रहेगी। लेकिन रचना का आनंद, एक बार नोट्स बना लिए, फिर दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, मन उदास जाएगा, अरे अब नहीं पढ़ेंगे, दूसरा नोट्स बनाएंगे। यानी रचना का आनंद होता है, ये संवेग होता है, एक जैसी हमेशा नहीं बना रहता। हास, आप भैया हंसना आपका क्या है, एक तरीके से हंसना आपका मूल प्रवृत्ति है। लेकिन आमोद, हमेशा खुशी में नहीं रह सकते, दुख भी आता है, खुशी भी आती है। तो ये क्या होता है भैया, मूल प्रवृत्ति, और ये मूल प्रवृत्ति होती है हास। और आमोद क्या होता है, तो कहोगे सर जी आमोद होता है संवेग। अब इतना मैं आपको बता दिया हूं। और हाँ, इसके बाद जो क्लास आएगी, एक क्लास में लेके आऊंगा, जो 8 चैप्टर हम लोग पढ़े, इनसे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेंगे, और जितने टॉपिक पढ़े वो एमसीक्यू कवर कर लेंगे। ठीक है, इस क्लास से ज्यादा एमसीक्यू नहीं बनते, लेकिन कुछ एमसीक्यू बनते हैं, उनको मैं एक साथ कवर करा दूंगा, वहां परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग बिल्कुल अच्छे से संवेग, और यदि आप बच्चे संज्ञान समझ गए हैं, तो एक बार यस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्लास अच्छी लगती नोटिफिकेशन पाने के लिए। और हाँ, क्लास समाप्त होने के बाद लास्ट में जितने बच्चे हैं फीडबैक तो दिया करिए कि हाँ सर क्लास कितनी समझ में आई, क्या समझ में आया। ठीक है, लास्ट में कमेंट जरूर कर दिया करिए, फीडबैक दे दिया करिए, क्योंकि हमारे सामने आप नहीं ना हैं, आपका फीडबैक ही हम पढ़ते हैं कि बच्चों को कहाँ कमी है, कहाँ उनको और अच्छे बताना है। तो फीडबैक जरूर दिया करिए, और द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, सीटेट का कंप्लीट नोट्स लेने के लिए बच्चे आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, 9005587371 पे आप संपर्क करके सीटेट का कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। जैसे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, अगर ये आपकी मंजिल है, ये आप हो, ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल यहाँ सीधे ले जाने का प्रयास करता हूँ नोट के माध्यम से। नोट्स में बिल्कुल एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं रहता कि यहाँ घुमा के लाऊं, फिर नहीं, बिल्कुल सीधे चलते हैं, क्लास में बिल्कुल आपको डेप्थ में बताते हुए आगे बढ़ते हैं। नोट्स और क्लास को मिला के पढ़ेंगे तो बेहतर तैयारी कर लेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूंगा। चलिए, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो कहोगे सर संज्ञान एंड संवेग, यानी कॉग्निशन या कॉग्निटिव एंड इमोशन। संज्ञान क्या होता है, जो तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, यानी कि समाज में कोई भी समस्या, कोई सिचुएशन आ गई, उनके प्रति अपने आप को अनुकूल करने की जो क्षमता होती है, उन्हें हम संज्ञान कह सकते हैं। संवेग क्या होता है, हमारे बॉडी में एकाएक परिवर्तन, हमारे बॉडी में एकाएक यदि सडनली जो चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें संवेग कहते हैं। और संवेग मुख्यतः भारतीय दार्शनिक के अनुसार संवेग मुख्यतः 2 हो सकते हैं। भारतीय शिक्षाविद के अनुसार एक रागात्मक जिसे पॉजिटिव इमोशन कहते हैं, एक द्वेषात्मक जिसे निगेटिव इमोशन कहते हैं। इसको कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। मैकडूगल साहब ने 14 संवेग बताया था, ठीक है, और संवेग में अनिश्चितता होती है, कोई अस्थायी नहीं होता। ठीक है, जो मूल प्रवृत्ति होती है वो अस्थायी होती है, संवेग और अस्थायी होता है। इनको अपने दिमाग में बना के रखिएगा, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू जल्दी कवर कर लेंगे हम लोग। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अब जो आने वाली क्लास है उसमें हम लोग जीन पियाजे को, लेव वाइगोत्स्की को, कोहल वर्ग को 3 क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैनेज कर लीजिएगा, बेहतर उन क्लासों को समझिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।